हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे इक्टॉपिक प्रेगनेंसी के बारे में। तो जो इक्टॉपिक प्रेगनेंसी होती है वो इक्टॉपिक वर्ड से ही क्लियर हो रहा है, मीन्स आउटसाइड। जब फर्टिलाइज्ड एग यूट्रस में ना इम्प्लांट होकर के यूट्रस के बाहर कहीं इम्प्लांट होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्टॉपिक प्रेगनेंसी। लाइक आप लोग को पता होगा, नॉर्मली जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वो यूटेराइन कैविटी में ही इम्प्लांट होता है, लेकिन तो जब यही जाइगोट जो है वो आउटसाइड द यूटेराइन कैविटी अगर इम्प्लांट हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं इक्टॉपिक प्रेगनेंसी। लाइक आप फिगर में देखो, यहाँ पे एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है जहाँ पे फर्टिलाइज्ड एग यूटेराइन कैविटी में इम्प्लांट हुआ है और यहाँ पे एम्पुलरी पार्ट में वो इम्प्लांट हो गया है, और ऐसी कंडीशन को बोलते हैं हम लोग इक्टॉपिक प्रेगनेंसी। लाइक जब भी फर्टिलाइज्ड ओवम अदर देन यूटेराइन कैविटी कहीं भी इम्प्लांट हो तो उसको हम लोग बोलेंगे इक्टॉपिक प्रेगनेंसी। और इसके इंसिडेंस कितने होते हैं? इसके इंसिडेंस होते हैं ये 300 महिलाओं में एक महिला को हो सकता है कि वो इक्टॉपिक प्रेगनेंसी उसको हो। और ये बात डेवलप्ड कंट्रीज़ में है। लाइक हमारे इंडिया भी डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन तो ये अगर हम डेवलप्ड कंट्रीज़ की बात करें तो 300 वुमेन में एक वुमेन को चांस होता है कि उसको इक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। नेक्स्ट कॉजेज़ की अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे ऐसे कॉजेज होते हैं। लाइक अगर हम यूट्रस देखते हैं, 1 मिनट आप फिगर पहले देखो, ये क्या है? ये यूट्रस है एक वुमेन का, और यहाँ पे एम्पलरी पार्ट में एग जो है स्पर्म दोनों आके मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है। और यही एम्पुलरी पार्ट में फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है और वो यूट्रस में आके कहीं इम्प्लांट होता है, राइट। तो अगर यही इम्प्लांटेशन यूटेराइन कैविटी में ना होके कहीं और हो जाए तो क्यों ये यूट्रस में नहीं आएगा? इसके बहुत सारे फैक्टर्स है, राइट। पहला है हार्मोनल फैक्टर। अगर मदर के हार्मोन्स की कोई प्रॉब्लम है, मीन्स की हार्मोनल कोई डिसऑर्डर है, तो उसकी वजह से हो सकता है। बर्थ डिफेक्ट है, लाइक यूट्रस कभी कभी डाइडेल्फस होता है या यूनिकॉर्नुएट होता है, तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। मदर का यूट्रस सही से फॉर्म नहीं हुआ है, उस कंडीशन में हो सकता है कि कहीं और इम्प्लांट हो जाए ये जाइगोट। फिर मेडिकल कंडीशन आती है, लाइक अभी हमने बात किया कि फैलोपियन ट्यूब या फिर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो एबनॉर्मल हो, उस कंडीशन में भी हो सकता है कि ये जाइगोट जो है वो यूट्रस में ना आए, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे और इसके जो रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। कि रिस्क फैक्टर्स में लाइक कौन सी ऐसी महिलाएं होती हैं, कौन सी ऐसी वुमेन्स होती हैं जिनको ज़्यादा चांस होता है कि उनको इक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। तो लाइक अगर प्रीवियस इक्टॉपिक प्रेगनेंसी की उनके पास हिस्ट्री है, अगर जो उनका पहली प्रेगनेंसी थी वो इक्टॉपिक प्रेगनेंसी, तो सेकंड चांस हो सकता है कि सेकंड भी इक्टॉपिक हो। नेक्स्ट है, अगर उनको यूटेराइन ट्यूब का सर्जरी हुआ है तो चांस हो सकता है कि उनको इक्टॉपिक प्रेगनेंसी की। नेक्स्ट है इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, कभी कभी कॉपर टी वगैरह की वजह से भी इक्टॉपिक प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है, बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से मदर को इक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, लाइक पीआईडी, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़। मदर के पेल्विक एरिया में पहले से ही कोई इन्फ्लेमेशन है, उसकी वजह से हो सकता है। क्लैमिडियल इन्फेक्शन हो सकता है, ये सारे एसटीडी के इन्फेक्शन है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ के। गोनोरिया हो सकता है, या असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक है, मींस कि जो मदर है वो जिफ्ट या फिर गिफ्ट, ऐसी बहुत सारी टेक्नोलॉजी हैं जो मींस जो वुमेन होती है वो अगर उसकी फर्टिलिटी प्रॉपर नहीं है, वो अच्छे से प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो वो कोई ना कोई अदर मेथड लेती है, वो असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक का यूज़ करती है फर्टाइल होने के लिए। तो अगर मदर ऐसे टेक्निक का यूज़ किए, लाइक जिफ्ट या फिर गिफ्ट या फिर बहुत सारे और भी टेक्निक्स हैं, तो उस कंडीशन में ये चांस होता है कि उसको इक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। नेक्स्ट है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज, जो इसे आप लोगों ने हम लोग पहले बात की हैं। फिर कोई भी वो फर्टिलिटी ड्रग्स ले रही है, जो वुमेन की प्रॉपर फर्टिलिटी नहीं रहती है, मीन्स की प्रॉपर वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही हैं, तो कोई बहुत सारे वो ड्रग्स लेती हैं, तो उन ड्रग्स का साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है कि वो इक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो जाए। और इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, तो इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट जो होता है वो हमारा ART ही होता है।
अगर मदर के पास हिस्ट्री है इंडोमेट्रियोसिस का, मीन्स कि आप लोग को पता होगा जो यूट्रस की लाइनिंग होती है पेरीमेट्रियम, इंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम। तो अगर इंडोमेट्रियम में, मीन्स की जो इनर मोस्ट लेयर होती है, अगर इस लेयर में कोई भी इन्फ्लेमेशन हो गया है, इस लेयर में कोई भी इन्फ्लेमेशन हो गया है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंडोमेट्रोइटिस। अगर उसको इंडोमेट्रोइटिस का हिस्ट्री है तो ये चांस हो सकता है कि उसको इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो। अगर मदर की एज 35 ईयर से ज़्यादा है तो भी चांस हो सकता है। और स्मोकिंग एक रिस्क फैक्टर ये भी है, अगर वो मदर जो है वो धूम्रपान करती है, सिगरेट पीती है तो। ये देखिए, इक्टोपिक प्रेगनेंसी के बहुत सारे साइट्स होते हैं, जैसा कि हम लोगों ने बात किया यूट्रस के अलावा, यूटेराइन कैविटी के अलावा, अगर वो पहला है इंटरस्टिशियल साइट पे, सेकंड है ट्यूबल साइट, थर्ड है ट्यूबल एम्पुलरी साइट और इनफंडिबुलर या फिर ऑस्टियल। इन सारी जगहों पे क्या होता है कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है। इट मीन्स कि जाइगोट यहाँ जाके इम्प्लांट हो जाता है, इनफंडिबुलम में, इंटरस्टिशियल स्पेस में, ट्यूबल में और एम्पुला में। टाइप्स ऑफ इक्टोपिक प्रेगनेंसी, यही हम लोगों ने बात किया था कि एब्डोमिनल प्रेगनेंसी का चांस होता है कि वो 1% चांस होता है कि एब्डोमेन में जाके जाइगोट इम्प्लांट हो जाए। और इंटरस्टिशियल प्रेगनेंसी मीन्स कि यहाँ पे ये इंटरस्टिशियल स्पेस है जो फैलोपियन ट्यूब का, जहाँ पे कॉर्नुआ होता है उसके बाद ही इंटरस्टिशियल स्पेस आता है, वहाँ पे 2 से 3% चांस होता है कि वहाँ पे जाइगोट जाके इम्प्लांट हो। नेक्स्ट है इस्थमिक प्रेगनेंसी, कि इस्थमस में जाके जाइगोट इम्प्लांट होता है और एम्ब्रियो वहीं पे ग्रो करता है, तो 12% चांस होता है। एम्पुलरी प्रेगनेंसी का चांस होता है 70%, ये सबसे ज़्यादा होता है क्योंकि यहीं पे स्पर्म और एग फर्टिलाइज्ड होते हैं। और ये यहाँ पे हो सके, यहाँ पे सीलिया की जो लाइनिंग होती है कभी कभी ये प्रॉपर ग्रो नहीं की रहती है या फिर प्रॉपर फंक्शन नहीं रहता है, तो उसकी वजह से ये जो होता है ये यूट्रस में नहीं आ पाता है और यहीं पे एम्ब्रियो ग्रो कर जाता है, तो ये 70% चांस होता है। और फीमेल प्रेगनेंसी 11% चांस होता है। ओवेरियन प्रेगनेंसी 3% होता है जिसमें कि ओवरी में जाके एम्ब्रियो डेवलप करे। और सर्वाइकल प्रेगनेंसी का चांस 1% होता है। तो ये सारे टाइप्स हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी के, जिसमें कि हम लोग मेनली 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, इंट्रा यूट्राइन और एक्स्ट्रा यूट्राइन। तो एक्स्ट्रा यूट्राइन में ये तीनों हमारे आते हैं, ओवरी, फैलोपियन ट्यूब, ये फैलोपियन ट्यूब और एब्डोमिनल, ये सारे एक्स्ट्रा यूट्राइन के पार्ट्स हैं हमारे। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एनाटॉमिकल साइट, जैसा कि हम लोगों ने वही बात किया है कि ट्यूबल प्रेगनेंसी जो होती है वो एम्पुला जो होता है इसका कॉमन साइट होता है और स्थमस में भी हो सकता है, तो वही एनाटॉमिकल साइट है हमारा। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं हम लोगों ने पढ़ा अभी साइट्स के बारे में, उसके टाइप्स क्या हैं, साइट ही हमारा टाइप्स है। तो क्लिनिकल फीचर्स इसके क्या होते हैं, इसके मेनली 2 क्लिनिकल फीचर होते हैं। अगर एक्यूट प्रेगनेंसी है, मीन्स कि एक्यूट एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, और क्रोनिक टाइप, 2 टाइप हैं इसके। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हो, वजाइनल ब्लीडिंग भी हो सकता है, पेल्विक पेन, टेंडरनेस हो सकती है, तो हम लोग एक्यूट टाइप में पढ़ते हैं। एमेनोरेजिया, आप लोग को पता है जब प्रेगनेंसी नॉर्मली भी प्रेगनेंसी हो जाती है, कंसीव मदर करती है तो उसको पीरियड्स नहीं आते हैं, तो वही एमेनोरेजिया। शार्प कॉल्की एब्डोमिनल पेन होता है, जो अगर कभी कभी क्या होता है कि मदर के एब्डोमेन में वो जाइगोट इम्प्लांट किया है, उसकी वजह से मदर को शार्प और कॉल्की क्लॉक की तरह ऐसे एब्डोमेन पेन होगा कि एक साइड से यहाँ से अगर स्टार्ट हुआ है तो ये फिर से ऐसे क्लॉक लेके फिर इधर आएगा, फिर पेन ऐसे यहाँ से जाएगा फिर ऐसे आएगा। वजाइनल ब्लीडिंग हो सकती है, नॉजिया वॉमिटिंग होता है, फेंटिंग अटैक्स आते हैं, और मदर का एब्डोमेन जो होगा वो टेंस होगा, टिमिड होगा, और अगर हम लोग उसको टच करेंगे तो पेन होगा, मीन्स कि टेंडरनेस होगा। कुलेन साइन पॉजिटिव होता है। ये कुलेन साइन क्या होता है, जब मदर के अम्ब्लाइकल जो एरिया होगा वो ब्लूइश हो जाता है, इस ब्लूइश डिस्कलरेशन को हम लोग कुलेन साइन बोलते हैं। और कुलेन साइन क्यों होता है कि जब एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो होती है, मीन्स कि जो उसका प्रोडक्ट होता है लाइक एम्ब्रियो जो है, जब वो रप्चर हो जाता है तो ब्लडी एकदम पूरा ब्लड हो जाता है कैविटी में, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे ब्लू डिस्कलरेशन हो जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग कुलेन साइन।
नेक्स्ट पेल्विक इन्फ्यूजन होती है ब्लड, मीन्स कि अगर हम लोग पाउच ऑफ डगलेस से निकालते हैं, देखते हैं कि पाउच ऑफ डगलेस से इंजेक्शन लगा के देखते हैं कि अगर वहाँ पे ब्लड आ रहा है तो मीन्स कि रप्चर्ड हो गई है जो प्रोडक्ट है, मीन्स कि एम्ब्रियो रप्चर्ड है। और एब्डोमिनल पेन होता है, ब्लैडर में इरिटेशन होता है जिसकी वजह से डिसयूरिया होता है। डिसयूरिया का मतलब कि पेन वाइल यूरिनेशन। पेशेंट लुक इल, पेशेंट बहुत ही बीमार सा दिखता है और उसका टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, 38 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और जब बाई मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं तो बहुत पेनफुल होता है, वो मदर को बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो ये सारे हमारे जो थे ये क्लिनिकल फीचर्स थे, क्या क्या मदर को साइन एंड सिम्टम्स ला सकते हैं ये एक टॉपिक प्रेगनेंसी। और हम बात करेंगे डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन की। डायग्नोस्टिक कैसे हम लोग डायग्नोज करें कि मदर को एक टॉपिक प्रेगनेंसी है। तो अगर एक्यूट टाइप है तो उसको थोड़ा पेन होगा, एक्यूट पेन होगा। और अगर उसको फेंटिंग होगा, सॉरी ये फेंटिंग है, उसको फेंटिंग अटैक आएंगे और इंट्रा एब्डोमिनल हेमरेज हो सकता है। अगर ट्यूबल रप्चर हो गया है, मीन्स कि जो जाइगोट है वो ट्यूब में रप्चर हो गया है, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है, एब्डोमिनल हेमरेज। और कुल्डोसेंटेसिस, कुल्डोसेंटेसिस एक बहुत ही बेस्ट प्रोसीजर होता है जिसकी वजह से हम बहुत ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी है। नेक्स्ट है, पेशेंट को हम लोग एक स्पेशलिस्ट सेंटर में भेज देते हैं फॉर द कन्फर्मेशन। ये देखिए आप, कुल्डोसेंटेसिस कैसे करते हैं हम लोग, पाउच ऑफ डगलेस से अगर हम लोग देखते हैं ब्लड आ रहा है तो इट मीन्स कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी है। ये देखिए, ये इसके नीचे हम लोग पाउच ऑफ डगलेस रहता है, तो पाउच ऑफ डगलेस के से हम लोग क्या निकालते हैं, एक सिरिंज लेते हैं, सिरिंज से हम लोग देखते हैं कि अगर वो नॉर्मल वाटर है मीन्स कि नहीं है, अगर ब्लड आ रहा है इट मीन्स कि इक्टोपिक प्रेगनेंसी है। और क्रोनिक टाइप में हुआ है, क्रोनिक टाइप है तो हम लोग ब्लड एग्जामिनेशन करवाते हैं, सारा आ जाएगा ब्लड एग्जामिनेशन में, CBC, KFT, LFT सब कुछ करवाते हैं यहाँ पे, कुल्डोसेंटेसिस करवाते हैं। और बीटा SCG जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हार्मोन है जिसको हम लोग देखना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी में, तो बीटा SCG को हम लोग टेस्ट करवाते हैं। और नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है कि तीसरे दिन तक जो ब्लड हमारा SCG है वो डबल हो जाता है, लेकिन तो एबनॉर्मल प्रेगनेंसी या फिर एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो उसमें रिड्यूस हो जाता है। और सोनोग्राफी हम लोग करवाते हैं, लेप्रोस्कोपी करवाते हैं, ट्रांसवजाइनल USG करवाते हैं हम लोग। एक्टोपिक प्रेगनेंसी में USG बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सीरम प्रोजेस्टेरॉन लेवल चेक करवाते हैं। मेन नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैनेजमेंट हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी का हम लोग मैनेजमेंट कैसे करते हैं, तो एंटी शॉक देते हैं मदर को और पेशेंट को हम लोग फ्लैट लिटा देते हैं बेड पे और उसको 15 mg मॉर्फिन देते हैं और लेप्रोटॉमी करवाते हैं। अब देखिए इस चार्ट से आप लोग को समझ में आ जाएगा। मैनेजमेंट 3 तरह से होता है, एक्सपेक्टेड मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट। मेडिकल मैनेजमेंट में हम लोग क्या करते हैं कि उसको मेथोट्रेक्सेट देते हैं जो कि एक ड्रग ऑफ चॉइस होता है। मेथोट्रेक्सेट को हम लोग 50 mg पर मीटर स्क्वायर IM देते हैं, 50 mg पर मीटर स्क्वायर IM देते हैं। पोटेशियम क्लोराइड देते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स देते हैं, हाइपर ओस्मोलर ग्लूकोज देते हैं, एसिटिनोमाइसिन D देते हैं और मिफिप्रिस्टोन। ये सारे ड्रग्स हैं जो कि हम लोग एक्टोपिक प्रेगनेंसी में देते हैं। और मेथोट्रेक्सेट हर कंडीशन में, चाहे तो वो एक्यूट हो चाहे तो वो क्रोनिक हो, मेथोट्रेक्सेट जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस होता है, राइट। नेक्स्ट अगर हम लोग सर्जिकल की बात करें तो सर्जिकल में यहाँ पे 2-3 प्रोसीजर हैं जिसको हम लोग परफॉर्म करते हैं। लाइक पहला जो हमारा है वो सेल्फ इंजेक्टोमी है, सेल्फ इंजेक्टोमी है और सेगमेंटल रिसेक्शन है और मिल्किंग और फीमेल एक्सप्रेशन है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे कि कोई जो होता है वो बहुत ही कंफ्यूज होता है, सेल्फ इंजेक्टोमी क्या होता है, सेल्फ इंजेक्टोमी क्या होता है। तो सेल्फ इंजेक्टोमी का मतलब है, एक्टोमी का क्या मतलब होता है, मीन्स कि हम लोग उस पार्ट को रिमूव कर रहे हैं। लाइक जो हमारा फैलोपियन ट्यूब है, ये हमारा अगर ये फैलोपियन ट्यूब है तो अगर जाइगोट यहाँ एम्पुलरी पार्ट में इम्प्लांट हुआ है और यहीं पे ये ग्रो कर गया है तो हम लोग क्या करेंगे, उस पार्ट को निकाल देंगे
इंसिजन लगा के उस पार्ट को हम लोग काट के निकाल देते हैं, वो होता है सेल्फ इंजेक्टोमी। लेकिन तो अगर हम लोग फैलोपियन ट्यूब में हम लोग इंसिजन लगाते हैं, यहाँ पे इंसिजन लगाते हैं और यहीं पे एक तो मीन्स कि जाइगोट इम्प्लांट हुआ है, तो इस पार्ट से हम लोग जाइगोट को निकाल देते हैं। तो ये होता है सेल्फ इंजेक्टोमी, मीन्स कि ओपनिंग करके हम लोग उसको बाहर निकाल रहे हैं, तो वो हो सेल्फ इंजेक्टोमी। और सेल्फ इंजेक्टोमी का मीन्स कि हम लोग पूरा फैलोपियन ट्यूब को निकाल दे रहे हैं, मीन्स कि अगर राइट साइड में हुआ तो राइट फैलोपियन ट्यूब हम लोग निकाल देते हैं बाहर, और अगर लेफ्ट साइड में हुआ है तो हम लोग लेफ्ट फैलोपियन ट्यूब को निकाल देते हैं, रिमूव कर देते हैं। सेल्फ इंजेक्टोमी जो होता है वो लैप्रोटोमी या फिर लैप्रोस्कोपी के थ्रू भी होता है, जिसको हम लोग जनरल एनेस्थीसिया या फिर रीजनल एनेस्थीसिया के थ्रू करते हैं। और लैप्रोटोमी क्या होता है? लैप्रोटोमी मीन्स कि एक इंसिजन लगाया जाता है एब्डोमिनल वॉल में, और जिसके थ्रू हम लोग फैलोपियन ट्यूब को देखते हैं, और जहाँ पे वो रप्चर हुआ है उस पार्ट को हम लोग निकाल देते हैं, मीन्स कि उस एरिया को हम लोग जो जाइगोट है या फिर जो हमारा एम्ब्रियो प्रेजेंट है वो रप्चर्ड हो गया तो उसको हम लोग निकाल देते हैं, वो होता है सेल्फ इंजेक्टोमी। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, ये देखिए सेल्फ जेक्टोमी मीन्स कि हम लोग एक तरफ के फैलोपियन ट्यूब को काट के बाहर निकाल दिए। इट मीन्स कि अगर यहाँ पे जाइगोट इम्प्लांट हुआ था राइट साइड में तो उसको हम लोग काट के बाहर निकाल देंगे, तो ये हो गया यूनिलेटरल सेल्फ इंजेक्टोमी। और अगर हम लोग दोनों साइड के फैलोपियन ट्यूब को निकालना है तो ये होगा हमारा बाईलेटरल सेल्फ इंजेक्टोमी। नेक्स्ट देखिए, यही हम लोगों ने बात किया था सेल्फ इंजेक्टोमी और सेल्फ इंजेक्टोमी के बारे में। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एम्पुलरी जंक्शन में ये अगर है एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो इसको हम लोग लैप्रोस्कोपी करेंगे, या फिर हम लोग सेल्फ इंजेक्टोमी के थ्रू मीन्स कि यहाँ इंसिजन लगा के इस प्रोडक्ट को हम लोग बाहर निकाल देंगे, एरिया को नहीं प्रोडक्ट को बाहर निकालेंगे, वो होता है सेल्फ इंजेक्टोमी। तो इट वॉज ऑल अबाउट द एक्टोपिक प्रेगनेंसी। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर मेरे को लग रहा है कि मैनेजमेंट 5 नंबर या फिर 10 नंबर में आता है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।